नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षा 2022 को मद्देनजर रखते हुए शेखावाटी मिशन 100 के द्वारा जारी प्रश्न बैंक के प्रश्नोत्तर की व्याख्या करने वाले हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने शेखावाटी मिशन 100 के 7 पार्ट देख लिए हैं। सभी सिलेबस में 7 चैप्टर देख लिए हैं। उनकी लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। विद्यार्थियों, ये जो चैप्टर है, सबसे पहले इसका अंक विभाजन देख लेते हैं। ये जो चैप्टर है वो 6 अंक का चैप्टर है और इसमें से हमें कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखिए, जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक जो क्वेश्चन है वो हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा, एक क्वेश्चन हमें अति लघुतरात्मक, एक क्वेश्चन हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा 1 अंक का। इसके साथ में हमें 1.5 अंक के 2 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर इस चैप्टर से हमें 6 अंक के प्रश्नोत्तर मिलने वाले हैं। विद्यार्थियों, ये शेखावाटी मिशन का पार्ट 8 आप देख रहे हैं। 8वां भाग इसका आप देख रहे हैं। इससे पहले हमने 7 भाग बना दिए हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोज मिलते रहें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं पहला प्रश्न। नाभिकीय बलों के लिए सत्य कथन है। जो सही स्टेटमेंट है उसको हमें टिक करना है। यहाँ से आप देखेंगे कि जो नाभिकीय बल है वो सबसे शक्तिशाली बल है। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि गुरुत्वीय बल सबसे कमज़ोर होते हैं। दुर्बल नाभिकीय बल, वैद्युत बल और प्रबल नाभिकीय बलों का यदि हम रेशियो देखें तो 1:10⁻⁻36:10⁻38 के अनुपात में होते हैं। तो सबसे जो प्रबल बल है वो नाभिकीय बल होता है। ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। ये जो बल है वो लघु प्रास के बल है, अर्थात ये 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻15 मीटर की प्रास में काम करते हैं। ये आवेश से स्वतंत्र है, अर्थात ये न्यूट्रॉन के मध्य, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य और प्रोटॉन के मध्य एक समान रूप से काम करते हैं। इनसे आवेश से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आवेश से पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं। तो अभी तक ये जो तीनों स्टेटमेंट है सभी सही हैं। कुल मिलाकर 4 स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त सभी इसमें आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए हमें क्या कहा गया है कि 2 प्रोटॉन 50 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। दोनों ही धनावेशित हैं। 50 एंगस्ट्रॉम की उनके मध्य दूरी है। उनके मध्य F है नाभिकीय बल और F ही स्थिर विद्युत बल होता है। विद्यार्थियों, जो नाभिकीय बल है उसकी प्रास होती ये। यदि इस प्रास में पार्टिकल्स मौजूद हैं तो जो नाभिकीय बल है वो काम करेगा। और हम ये जानते हैं कि यदि नाभिकीय बल काम करता है तो वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बल होता है। तो इस रेंज में है तो कण यदि इस रेंज में है तो सबसे शक्तिशाली बल है, अन्यथा उस बल की वैल्यू घटती चली जाएगी। तो हमें यहाँ पर जो रेंज दे रखी है, दूरी जो दे रखी है वो है 50 एंगस्ट्रॉम। 50 एंगस्ट्रॉम की दूरी हमें दे रखी है। 50 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 50 × 10⁻⁻10। इसे हम 5 × 10⁻⁻9 मीटर भी लिख सकते हैं। जबकि नाभिकीय बल है वो 10⁻14 से 10⁻15 मीटर की कोटि में काम करते हैं। तो इस दूरी में नाभिकीय बल काम नहीं करेंगे, बहुत कम काम करेगा। जो विद्युत बल है वो ज़्यादा बड़ा होगा, नाभिकीय बल कमज़ोर होगा। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर आने वाला है। आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी, F ही बड़ा है, Fn छोटा है। तो सी इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए विद्यार्थियों, हमें क्या पूछा गया है
कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा देखिए किसकी इक्वल होती है। हम यदि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ में ग्राफ खींचें तो देखते हैं कि जो हल्के नाभिक है उनके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है और भारी नाभिकों के लिए कम होती है। इसलिए भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटना पसंद करते हैं और हल्के नाभिक भारी नाभिकों में बदलना पसंद करते हैं संलयन अभिक्रिया के द्वारा। तो जो मध्यम नाभिक होते हैं उनके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इसमें ऑप्शन सी आने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें देखिए क्या कहा गया है कि द्रव्यमान संख्या ए बढ़ती है तो नाभिक से संबंधित कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती। तो देखिए द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान संख्या बढ़ेगी तो द्रव्यमान बढ़ेगा। आयतन भी द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। हम ये जानते हैं कि जो आयतन है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है और इस r के स्थान पर हमने पुट किया था r0 1 की घात 1/3। इसका जब हम क्यूब करेंगे तो हमें 4/3 पाई r0 क्यूब a मिला था। अर्थात जो आयतन है वो द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। तो आयतन पर भी निर्भर करता है, द्रव्यमान भी चेंज हो जाएगा, घनत्व चेंज नहीं होगा, बंधन ऊर्जा भी चेंज हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन सी हमें मिलने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है, पांचवा जो क्वेश्चन है उसे आप देख लीजिए। हमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला है, इन्हें आप अच्छे से समझ लीजिए। देख लीजिए कि सर्वाधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का नाभिक है। हमें जानते हैं कि जो आयरन है उसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है। इसमें सी ऑप्शन सही होने वाला है। एक एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य ऊर्जा होती है। हम आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अकॉर्डिंग जानते हैं E बराबर mc² होता है और यहाँ पर हमें m दे रखा है 1 AMU और 1 AMU बराबर जानते हैं 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। जब यहाँ पर m की वैल्यू ये रख देंगे, c बराबर हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो हमें ऊर्जा का जो मान है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होता है। ये आप इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय सीधी पुट करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन देखिए यहाँ ये गलत है, ये भी गलत है। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर भी देखो 931 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है जो कि गलत है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इसमें भी ऑप्शन सी सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें रिक्त स्थान दे रखे हैं। रिक्त स्थान देखो ऑब्जेक्टिव टाइप और रिक्त स्थान दोनों में से एक क्वेश्चन हमें मिलेगा। सबसे पहले देखिए रिक्त स्थान में कि नाभिक के रिएक्टर में प्रयुक्त मंदक जो न्यूट्रॉन है उनकी गति को कम करने के लिए यूज में लेते हैं। हम साधारण जल का प्रयोग कर सकते हैं, भारी जल का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके साथ में हम ग्रेफाइट का प्रयोग कर सकते हैं, बेरियम की छड़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं। ये मंदक के रूप में हम यूज में लेते हैं विद्यार्थियों। इसके साथ में देखिए हमें क्या पूछा गया है सेकंड में कि एक रेडियो एक्टिव सक्रिय तत्व की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसी स्थायी तत्व की तुलना में, कि रेडियो सक्रिय तत्व है उस प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसी स्थायी तत्व की तुलना में कम होगी। तो इसमें कम आएगा। अब देखो एक यूरेनियम नाभिक के विखंडन से तुल्य ऊर्जा लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। अब देखिए हमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है कि जिंक 64 नाभिक की त्रिज्या फर्मी में होगी। यहाँ पर a बराबर हमें 64 दे रखा है। हम रेडियस का फॉर्मूला जानते हैं, r बराबर r0 1 की घात 1/3। r0 का मान है 1.2 × 10⁻⁻15। a का मान हमें 64 दे रखा है, 64 की घात 1/3, तो 1.2 × 10⁻⁻15। 64 को मैं 4 की घात 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आप देखें 1.2 × 10⁻⁻15
और ये 3 से यहाँ से 3 कट जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 को 1.2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4.8 गुणा 10 की घात -15 मीटर। ये हमें मिल चुका है r, मतलब रेडियस। और फर्मी में हमें मिल जाएगा r बराबर 4.8 फर्मी। क्लियर? तो इसमें फर्मी में हमें 4.8 फर्मी आंसर मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें आप। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि एल्यूमिनियम 27 और टेल्यूरियम 125 के नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात होगा। यहाँ पर हमें 2 नाभिक दे रखे हैं। पहला एल्यूमिनियम जिसकी द्रव्यमान संख्या 27, दूसरा जो नाभिक है वो टेल्यूरियम जिसकी द्रव्यमान संख्या 125। हमें त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। हम जानते हैं r बराबर होता है r0 1 की घात 1/3। तो यहाँ से मैं r1 बट्टे में r2 बराबर लिख सकता हूँ r0 a1 की घात 1/3 बट्टे में r0 a2 की घात 1/3। तो r1 बट्टे में r2 बराबर आ जाएगा a1 बट्टे में a2 की घात 1/3। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं r1 बट्टे में r2 बराबर a1 हमारे पास में यहाँ पर है 27, a2 है 125 और इनकी घात है 1/3। इसे हम ऐसे लिख दें 3 की घात 3 बट्टे में 5 की घात 3 और इनकी घात है 1/3। क्लियर? यहाँ से आप देखें r1 अपॉन r2 बराबर 3/5, इसकी घात है 3 और उसकी घात है 1/3। तो 3/5 हमें मिल जाएगा। और फाइनली हमें r1 बट्टा r2 बराबर 3/5, जिसे हम r1 अनुपात r2 बराबर 3/5 लिख सकते हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए कि रेडियम की अर्धायु 1600 वर्ष है, कितने समय में घटकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/8 भाग रह जाएगा। हमें टी हाफ ये दे रखा है 1600 वर्ष, अर्धायु हमें 1600 वर्ष दे रखी है। साथ में हमें पूछा है वह समय जिसमें रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या अपने प्रारंभ में जो नाभिकों की संख्या है उसकी 1/8 भाग कितने समय में रह जाती, ये हमें फाइंड आउट करनी है। विद्यार्थियों हम ये जानते हैं कि n अपॉन में n0 बराबर होता है 1/2 की घात n। ये जो n है वो अर्धायु कालों की संख्या होती है और इसे हम कुल समय बट्टे में अर्धायु काल के इक्वल पुट कर सकते हैं। देन हमें क्या मिल जाएगा, n यहाँ पर हमें n0 बट्टे में 8 के इक्वल दे रखा है। n0/8 बट्टे में n0 बराबर है 1/2 और इसकी घात हो जाएगी स्मॉल t बट्टे में t हाफ। देन यहाँ से देखिए n0 से n0 कैंसिल हो गया, 1/8 बराबर 1/2 की घात स्मॉल t बट्टे में t हाफ। इस 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/2 की घात 3। तो यदि हमें इन दोनों को कंपेयर करूं यहाँ से तो 3 बराबर आ जाएगा t बट्टे में t हाफ। तो यहाँ से t यही हमें समय पूछा है जो कि 3 गुणा t हाफ के बराबर होगा। t हाफ की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1600 वर्ष। देन हमें स्मॉल t बराबर मिल चुका है 4800 वर्ष। हमें समय ही पूछा है कि कितने समय में रेडियो एक्टिव नाभिकों की संख्या जो रेडियम है उसकी जो संख्या है अपनी प्रारंभिक मात्रा की 1/8 गुणा रह जाएगी। तो 4800 वर्षों के पश्चात 1/8 भाग रह जाएगा। देखिए इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना तय है, तो आप इनको अच्छे से समझते हुए कर लेंगे। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा 10 वर्ष में घटकर 25% रह जाती है तो अर्धायु व क्षयांक की गणना कीजिए। हमें इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या कहा गया है, समय हमें दे रखा है
t बराबर 10 वर्ष। t बराबर हमें कितना दे रखा है, 10 वर्ष दे रखा है। और पहले जो मात्रा थी n0 बराबर, इसको आप 100% लें, और n बराबर हमें 25% दे रखा है। उतने समय में 10 वर्ष के अंदर n0 100% थी, 25% रह गई है। हमें अर्धायु पूछी है, t हाफ पूछा है, ये कितना होगा, क्षयांक पूछा है। ये दो चीजें हमें इसमें क्वेश्चन में पूछी गई है। देखिए हम क्या जानते हैं, अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमने यही फॉर्मूला अप्लाई किया, n/n0 बराबर 1/2 की घात स्मॉल n। और ये जो स्मॉल n होता है वो t/t हाफ के इक्वल होता है। तो यहाँ से n की जो वैल्यू है वो है 25% और n0 की वैल्यू है वो है 100% बराबर 1/2 की घात स्मॉल n। और ये जो स्मॉल n है वो है t/t हाफ। तो यहाँ से परसेंट से परसेंट कट गया, 1/4 आ गया है। 1/4 बराबर 1/2 की घात स्मॉल t का जो मान है वो भी मैं रख देता हूँ t/t हाफ। तो यहाँ से ये हमें मिल चुका है 1/2 की घात 2 बराबर 1/2 की घात t/t हाफ। तो इन दोनों को यदि हम कंपेयर यहाँ पर करें तो 2 बराबर आ चुका है 10/t हाफ आ चुका है। तो यहाँ से आप देखें t हाफ बराबर 10/2 बराबर 5 वर्ष आ जाएगा। तो अर्धायु काल है वो 5 वर्ष का होगा। अर्धायु काल कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। साथ में हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है क्षयांक। तो देखिए t हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन लेमडा। देन यहां से हम लेमडा बराबर पुट कर सकते हैं 0.693 अपॉन t हाफ। तो यहाँ से 0.693 अपॉन 5 यह आ गया इसका आंसर प्रति वर्ष में, प्रति वर्ष में। तो देखिए कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0.1386 यह आ गया प्रति वर्ष में। विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या कहा गया है। 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वें क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई पद्धति में मात्रक भी लिखिए। तो देखिए रेडियोएक्टिव सक्रियता को हम कैपिटल R से लिखते हैं और नाभिकों के क्षय होने की दर को, नाभिकों के क्षय होने की दर को रेडियोएक्टिव सक्रियता एक्टिवता हम कहते हैं। इसका मात्रक क्षय प्रति सेकंड, मात्रक क्या होता है इसका, क्षय प्रति सेकंड, क्षय प्रति सेकंड। और इसका एसआई पद्धति में मात्रक पूछा है तो क्षय प्रति सेकंड को हम बेक्यूरल कहते हैं। बेक्यूरल को BQ से प्रदर्शित करेंगे तो इसका जो मात्रक होता है वो बेक्यूरल होता है। तो देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी हमें दे रखी है। रेडियोएक्टिव नाभिकों के क्षय होने की दर को हम सक्रियता कहते हैं, इसे एक्टिवता भी कहा जाता है। इसका एक फॉर्मूला ये भी हमें मिल जाएगा। इसका जो मात्रक है वो बेक्यूरल होता है। अगला जो क्वेश्चन है 13वां जो क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए कि द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है। कि हमें द्रव्यमान क्षति के बारे में पूछा है। द्रव्यमान क्षति और नाभिकीय बंधन ऊर्जा के मध्य रिलेशन को स्थापित कीजिए, इससे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का व्यंजक भी प्राप्त कीजिए। तो हमें बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन के अंदर पूछी है। द्रव्यमान क्षति सबसे पहले समझ लीजिए कि द्रव्यमान क्षति क्या है। द्रव्यमान क्षति क्या है, डेल्टा M से इसको हम पुट करते हैं। तो विद्यार्थियों कि यदि हम किसी नाभिक के द्रव्यमान की बात करें तो नाभिक का द्रव्यमान उसके अलग अलग न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कम होता है। यदि हम इस तरीके से न्यूक्लियन लें, ये हमारे पास में बहुत सारे न्यूक्लियन है और यदि इन सब को हम एक जगह इकट्ठा करके किसी नाभिक के अंदर इकट्ठा कर दें, इन सभी न्यूक्लियनों को क्या कर दें किसी नाभिक के अंदर, ये वैसे पहले अलग अलग थे, तो इन सब का जो द्रव्यमान है, इनका द्रव्यमान क्या होता है,
इनका अलग अलग जो द्रव्यमान है वो तो होता है अधिक, और नाभिक के अंदर यदि इनको इकट्ठा कर दिया जाएगा तो इनका द्रव्यमान हो जाएगा कम। तो द्रव्यमान में कमी आ जाती है। द्रव्यमान में क्या आ जाती है? कमी। और द्रव्यमान में जो कमी आ जाती है उसी को ही हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो अलग अलग न्यूक्लियनों को नाभिक के अंदर इकट्ठा करने पर उनके द्रव्यमान में कमी आ जाती है, जिसको हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। डेल्टा एम से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए डेल्टा एम किसके बराबर होता है? इनका अलग अलग द्रव्यमान। देखिए हम कंसीडर कर लें कि प्रोटॉनों की संख्या जेड है, तो मास ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉनों का द्रव्यमान आ गया है। फिर प्लस में न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, तो न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों की संख्या a माइनस जेड होती है। यह आ गया न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। और उसमें से यदि हम न्यूक्लियस का द्रव्यमान घटा दें एम न्यूक्लियाई, तो ये हमें द्रव्यमान क्षति प्राप्त हो जाएगी। इसी को ही हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति। उसके पश्चात आप देखो नाभिकीय बंधन ऊर्जा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा को हम EB से या डेल्टा EB से पुट करते हैं। नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या है कि जो द्रव्यमान में कमी आती है वो कहाँ चला गया द्रव्यमान? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अकॉर्डिंग ये जो ऊर्जा है वो नाभिक के अंदर संचित हो जाती है, और उस ऊर्जा को ही हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या कहता है? आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध होता है E बराबर mc²। और यहां पर इस E के स्थान पर हम पुट कर रहे हैं EB। m यहां पर है डेल्टा m इंटू में c²। तो डेल्टा m की वैल्यू में यहां से उठाकर यहां पर पुट कर देता हूं, तो z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, फिर प्लस में a माइनस जेड, ये न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई है, इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियाई। इसको यदि आप c² से गुणा कर देते हैं तो EB आ जाएगा। क्लियर? तो यह आ गई है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा हमें प्राप्त हो चुकी है। इसके पश्चात हम बात करते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को हम EBN या डेल्टा EBN से हम पुट करते हैं। देखिए किसके इक्वल होगी? EBN का मतलब हो गया कि एकांक द्रव्यमान संख्या के लिए जो बंधन ऊर्जा होती है उसी को ही हम EBN कहते हैं। तो इसमें A का आप भाग लगा दीजिए, तो डेल्टा M इंटू c² बट्टे में A बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Z इंटू MP प्लस A माइनस जेड इंटू MN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियाई इंटू में c² बट्टे में A। तो यह आ गई है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो विद्यार्थियों ये था हमारा 13वां क्वेश्चन। इसके अंदर हमने सबसे पहले द्रव्यमान क्षति को परिभाषित किया है कि देखिए परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। द्रव्यमान में आया ये जो अंतर है इसी को ही हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। देखिए द्रव्यमान क्षति को हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं। ये भी समझ लीजिए कि डेल्टा M से पुट करते हैं प्रोटॉनों का द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, न्यूक्लियस का द्रव्यमान घटा दे, न्यूट्रॉनों की संख्या को हम A माइनस जेड से भी पुट कर सकते हैं। तो ये आ गया है हमारे पास में द्रव्यमान क्षति। फिर नाभिकीय बंधन ऊर्जा EB से डेल्टा M इंटू c², डेल्टा M की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगी। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के लिए इसमें हम A का भाग लगा देंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए कि रदरफोर्ड सोडी का रेडियो एक्टिव विघटन का नियम लिखिए, क्षय समीकरण प्राप्त कीजिए, क्षय वक्र बनाइए।
तो वैसे विद्यार्थियों इस चैप्टर में से 1.5 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको रेडियो एक्टिव विघटन का नियम पूछ सकते हैं। जो क्षय समीकरण है उसके ऊपर आधारित हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीधा 1 नंबर में क्षय वक्र भी पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को तो आप अच्छे से क्लियर करेंगे ही। रदरफोर्ड सोडी का जो नियम है वो क्या कहता है कि रेडियो एक्टिव नाभिकों के क्षय होने की दर है dN/dt। ये उस समय नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। यदि हम ये कंसीडर कर लें कि डेल्टा टी समय में डेल्टा एन नाभिक क्षयित हो जाते हैं, तो इसे हम डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी समानुपाती कर देंगे उस क्षण नाभिकों की संख्या। देखो प्रारंभ में नाभिकों की संख्या n0 है। यहाँ से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे लैम्बडा, और इस लैम्बडा को हम क्षय नितांक कहते हैं। तो इसका जो गणितीय रूप है वो ये आ गया है। इसको हम दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे। इस n को इधर बट्टे में ले आएंगे, dt को इधर ले जाएंगे, तो हमें ये मिल चुका है। अब इसको हम इंटीग्रेट यहाँ पर करने वाले हैं। इसका इंटीग्रेशन यदि हम करते हैं तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, n0 से लेकर n तक इंटीग्रेशन करें, इधर समय को 0 से लेकर t तक, तो log n, n0 से लेकर n, 1/n का क्या हो जाएगा, log n हो जाएगा। इधर 1 है तो उसका हो जाएगा t। लिमिट पुट कर देंगे log, देखिए लिमिट जब हम पुट करेंगे तो log n माइनस log n0 मिल जाएगा, बराबर में माइनस में t -0 मिल जाएगा। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बराबर में माइनस में लैम्बडा टी प्राप्त हो ही गया है। एंटी लॉग लेने पर प्रति लघुगणक ले लेंगे, तो n अपॉन में n0 बराबर आ गया एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा टी, n बराबर आ गया n0 एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा टी, ये आ गया है। n बराबर n0 एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्बडा टी हमें प्राप्त हो गया है। क्लियर विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे क्षय वक्र। रेडियो एक्टिव नाभिकों के लिए जो क्षय वक्र है वो क्या है, देख लीजिए कि एक तरफ हम लेते हैं अविघटित नाभिकों की संख्या और दूसरी तरफ हम लेंगे समय। दूसरी तरफ हम क्या लेंगे, समय लेंगे। एक तरफ लेंगे हम अविघटित नाभिकों की संख्या। अविघटित नाभिकों की संख्या को n से पुट कर रहे हैं। प्रारंभ में नाभिकों की संख्या है n0, जब समय हम 0 लेकर चलते हैं, और जब समय अर्धायु काल के बराबर हो जाता है तब अविघटित नाभिकों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी n0/2 के बराबर। फिर जब दूसरा आवर्त काल हो जाएगा, दूसरा अर्धायु काल हो जाएगा, t हाफ का दुगुना जब समय होगा तो इसका भी आधा हमें प्राप्त होने वाला है। तो ये n0/4 हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर इसको हम और तीसरे अर्धायु काल के पश्चात की बात करें तो रेडियो एक्टिव नाभिकों की जो अविघटित नाभिकों की संख्या है वो n0/8 उनकी भी आधी हो जाएगी। फिर अगले अर्धायु काल के अंदर उनकी भी आधी हो जाएगी। इसी तरीके से चलता ही जाएगा, n0/32 आ जाएगा। तो ऐसे हमें वक्र प्राप्त होने वाला है। ये चरघातांकी क्षय वक्र कहलाता है। इसे हम चरघातांकी क्षय वक्र कहते हैं। इसमें रेडियो एक्टिव नाभिकों की जो संख्या है वो समय के साथ में चरघातांकी रूप से डिक्रीज होती है, इस वक्र के अकॉर्डिंग कम होती है। तो इस वक्र को हम क्षय वक्र कहते हैं। रेडियो एक्टिव क्षय वक्र इसे कहा जाता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए, एक समान दर से चलने वाली श्रृंखला अभिक्रिया के लिए न्यूट्रॉन गुणक कारक का मान क्या होगा। इसको हम कैसे पुट करते हैं, किसी पीढ़ी में प्रयुक्त होने वाले, जैसे इसका आंसर भी यहाँ पर हमें दे रखा है कि किसी पीढ़ी में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, ये है प्रयुक्त होने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या, और उससे ठीक पूर्व वाली पीढ़ी में प्रयुक्त होने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या के अनुपात को हम गुणन कारक, न्यूट्रॉन गुणक कारक कहते हैं। कैसे लिखा जाता है, हमें एक समान दर से चलने वाली श्रृंखला अभिक्रिया के लिए के की वैल्यू पुट करनी है। तो इस के का मान एक समान दर से चलने वाली
श्रृंखला अभिक्रिया के लिए K बराबर 1 होता है, न्यूक्लियर भट्ठी में K बराबर 1 ही होता है। और जब K बराबर ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो ये जो अभिक्रिया है वो तेजी से ऊष्मा का उत्पादन करेगी, ऊर्जा का उत्पादन करेगी, और परमाणु बम में K ग्रेटर देन 1 ही होता है। और जब K की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो अभिक्रिया धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो देखिए हमें यही कहा गया है, नियत दर के लिए K बराबर 1 आवश्यक होता है। अगले क्वेश्चन को देखिए कि नाभिकीय बल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। हमें नाभिकीय बल की दो प्रॉपर्टी लिखनी है। तो नाभिकीय बल लघुपरासी होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है, इसका मान आवेश पर निर्भर नहीं करता। ये जो पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियॉन है, उनके चक्रण पर निर्भर करता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि हमें यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव क्षय दिखाया गया है कि कोई नाभिक है अक्ष, उसमें से बीटा माइनस पार्टिकल बाहर निकला तो वाई बन गया, इसमें से अल्फा निकला तो जेड बन गया। हमें अक्ष की द्रव्यमान संख्या दे रखी है 140, जेड की द्रव्यमान संख्या पूछी है। तो देखिए हमें अक्ष दे रखा है और इस अक्ष में से बीटा माइनस बाहर निकलेगा तो वाई बन जाएगा, और इसमें से जब अल्फा बाहर निकलेगा तो जेड बन जाएगा। इस अक्ष की द्रव्यमान संख्या हमें 140 दे रखी है। और विद्यार्थियों हम आपको बता दें कि बीटा पार्टिकल जब बाहर निकलता है तो द्रव्यमान संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, द्रव्यमान संख्या y की भी 140 ही रहने वाली है। और जब अल्फा कण बाहर निकलता है तो द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आ जाती है, 4 से कम हो जाता है तो 136 रह जाएगा। तो जेड की हमें द्रव्यमान संख्या पूछी है तो वो 136 होगी। कितनी मिलने वाली है? 136 हमें प्राप्त होने वाली है। तो देखिए इसमें फाइनली इसका आंसर दे रखा है कि जेड की द्रव्यमान संख्या 136 रह जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नाभिक के रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें अभिक्रिया की गति को नियंत्रित करने के लिए, और ये हमें दे रखा है शीतलक। तो शीतलक का कार्य होता है ऊर्जा को, जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए शीतलकों का हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए यही हमें दे रखा है कि नाभिक के भट्ठी में विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक छड़ों का प्रयोग करते हैं, और नियंत्रक छड़ों के रूप में हम कैडमियम की छड़ों को यूज में लेते हैं, क्योंकि कैडमियम न्यूट्रॉन का अच्छा अवशोषक होता है। इससे न्यूट्रॉनों की संख्या नियंत्रित हो जाएगी, अभिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। शीतलक क्या करता है? जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, शीतलकों की सहायता से उसको हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। 19वां और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। तो देखिए विद्यार्थियों, नाभिकीय संलयन का मतलब होता है दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर जब भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उस घटना को हम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम का बनना, और इसके लिए आवश्यक शर्तें देखिए, उच्च ताप और उच्च दाब होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने नाभिक वाले चैप्टर के जो शेखावटी मिशन 100 के द्वारा जारी जो प्रश्न है उनके सॉल्यूशन देखे, व्याख्या देखी। विद्यार्थियों, यदि आपने हमारा वीडियो अच्छा लगा है, आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने क्लासमेट्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें। अगला वीडियो अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी से रिलेटेड होगा, जल्द ही लौटेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।